अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की कंटिन्यूशन में ही नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे हैं और आज से हमारी जो ब्रांच स्टार्ट होगी दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट। और इस सीरीज़ में हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने एसी करंट और वोल्टेज की बेसिक्स को ही हमने देखना है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र देखते हैं जी। आज हमने जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, जो टर्म्स हमने आज अंडरस्टैंड करनी है, सबसे पहली चीज़ जो होगी हमारे पास एसी का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमने देखना है। उसके बाद पीक वैल्यू ऑफ एन एसी, देन पीक टू पीक वैल्यू, फिर आरएमएस वैल्यू, फेज़ ऑफ एसी, फेज़ लैग, फेज़ लीड का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी और लास्ट में एसी सर्किट्स। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ने हमने एसी जनरेटर को पढ़ा था, तो एसी और डीसी का फ़र्क भी वहाँ पे शायद हम अंडरस्टैंड कर चुके थे। और अगर एसी जनरेटर की आउटपुट को अगर हम याद करें, एसी जनरेटर की जो आउटपुट थी हमारे पास दैट वाज साइनोसाइडल। अब उसकी दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही थी एसी जनरेटर की आउटपुट की। एक तो उसकी डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो रही थी और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा था, जो कि कॉइल की जो पोजीशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो उसका एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता था। और कॉन्टीन्यूसली उसकी एंगुलर रोटेशन के दौरान अब उसका एंगल भी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा था, जिस वजह से उसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा था और हर हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। तो एसी करंट या वोल्टेज का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो अल्टरनेटिंग करंट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट विच periodically reverses direction and changes its magnitude continuously with time। मतलब इसका क्या होगा जी, डायरेक्शन रिवर्स होगी पेरियोडिकली, ऑब्वियसली कोई टाइम पीरियड होगा वहाँ पे जो कॉइल की जो एंगुलर वेलोसिटी थी, अंडरस्टूड बात है जी, उसका कोई टाइम पीरियड होगा और वही टाइम पीरियड हमारे पास एसी करंट या वोल्टेज का टाइम पीरियड होगा और कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था। ये हमारे पास सामने डायग्राम में भी आ रहा है नज़र। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारी बहुत सारी घर की डिवाइसेस इर्द गिर्द, हम घर में देखें, बाहर मार्केट्स में, जहाँ पे भी हम देखें तो हमें एसी पे ही चीज़ें चलती नज़र आती हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डीसी पे भी ऑपरेट हो रही हैं, जैसा कि आपके फ़ोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, छोटे इक्विपमेंट्स, छोटी मोटर्स जो हैं वो डीसी पे ही चलती हैं। लेकिन मोस्टली हमारा जो लोड है वो एसी पे चल रहा है। वापडा भी हमारे यहाँ एसी को ही यूज़ कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए। पूरी दुनिया में ट्रांसमिशन के लिए एक पावर जनरेशन जो हमारा प्लांट है वहाँ पे एसी ही प्रोड्यूस किया जाता है और एसी को ही ट्रांसमिट किया जाता है। तो डीसी को क्यों नहीं यूज़ किया जाता? तो इसके पीछे बेसिकली दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि देखें, किसी जो है वो अप्लायंस को वोल्टेज कम चाहिए, किसी को जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो एसी वोल्टेज की ये प्रॉपर्टी है कि इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है और ये चीज़ हम इससे पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है जी कि एसी के एनर्जी लॉसेस हीट की फॉर्म में हमारे पास आते हैं, जिसे हम I²R लॉसेस भी कहते हैं, तो वो लॉसेस इसके काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता और डीसी की जो ट्रांसमिशन है, प्रोडक्शन है, वो कॉस्टली भी है, कम्प्लेक्स भी है। तो एसी की अगर हम बात करें तो स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है और इसकी ट्रांसमिशन चीप भी है और इजी भी है इसी वजह से। अच्छा, ये हिस्ट्री में भी इस चीज़ को देखा जाए तो ये बड़ी एक वॉर थी, आप समझ लें कि ये चलती रही है निकोला टेस्ला में और थॉमस एडिसन में। थॉमस एडिसन डीसी को सपोर्ट कर रहा था और डीसी पे ही चलने वाली डिवाइसेस को प्रमोट कर रहा था, जबकि टेस्ला एसी करंट पे चलने वाली डिवाइसेस को प्रमोट कर रहा था। खैर, बाद में जब एक्सपेरिमेंटली बातें जब ये आई तो निकोला टेस्ला इस चीज़ में जो है वो डोमिनेंट कर गया और उसके बाद वर्ल्ड वाइड एसी को ही यूज़ किया जा रहा है ट्रांसमिशन के लिए। तो कुछ टर्म्स हैं जी जो हमने, अगर एसी करंट वोल्टेज को हमने अंडरस्टैंड करना है, फिर एसी का बिहेवियर, हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स आएंगे बेसिकली, जिसमें हमने एसी को स्टडी करना है। एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर तीनों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन में आएगा।
तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो एक एक करके जी उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का वर्ड आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी जो है वो आपने यूज़ किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट टाइम टी मेजर्ड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको आप सादा ज़ुबान में बात करें तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू, क्योंकि ये हमें पता है, इससे पहले आप वेव फॉर्म भी देख चुके हैं कि वोल्टेज या करंट की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे आप 2 सेकंड पे फाइंड करना चाह रहे हैं, 2.5 सेकंड पे, 3.12 सेकंड पे, इस वक्त क्या वैल्यू है, तो वो हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अंडरस्टूड बात है कि ये किसी रेफरेंस पॉइंट, कोई हमने ओरिजिन जो है वो कंसिडर किया होगा, रेफरेंस एक्सिस हमने जो है वो कोई ना कोई माना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बताई जाएगी। मैथमेटिकली अगर हमने डिनोट करना हो तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। v यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, v नॉट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, और थीटा यहाँ पे एंगल है, जिसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, तो इसको इस तरह भी राइट किया जा सकता है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन 2πft। उसके बाद जी पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू इसका नाम ही हमें बता रहा है जी पीक वैल्यू क्या होगी, द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय एन एसी वोल्टेज और करंट इन अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। एसी करंट या वोल्टेज मैक्सिमम कितनी वैल्यू इसके जो कंप्लीट साइकिल में, मैक्सिमम, अपर मैक्सिमम भी हो सकता है, देखें लोअर मैक्सिमम भी हो सकता है, हमने सिर्फ पीक देखनी है, अपर पीक हो या लोअर पीक हो, क्योंकि लोअर पीक का सिर्फ यही मतलब होगा कि अगर अपर पीक के लिए करंट क्लॉकवाइज था तो लोअर पीक के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने सिर्फ देखनी है, वही हमारी पीक वैल्यू होगी। और अबव फार्मूला में देखें तो वी नॉट जो हमारे पास ही दैट वाज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और करंट के लिए इसको आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद है जी पीक टू पीक वैल्यू, तो पीक टू पीक वैल्यू भी बाज़ दफ़ा इंपॉर्टेंट होती है, और इसको हमने किस तरह बताना है, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। आपने सिर्फ ऐड करना है, पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू दोनों को ऐड करना है। फ़र्ज़ करें एक करंट 5 एम्पेयर और -5 एम्पेयर, इन दोनों में अगर अल्टरनेट हो रहा है तो फिर 5 + 5 10 एम्पेयर, ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू होगी। जब आपने पीक टू पीक वैल्यू फाइंड करनी है तब आपने साइन इग्नोर कर देना है, आपने सिंपली पीक वैल्यू उसको ऐड कर देना है, या और सिंपल अगर बात करें तो आपने पीक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डबल कर देना, वो हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी। और इसको राइट किया जाएगा 2V नॉट वोल्टेज के लिए, और करंट के लिए पीक टू पीक वैल्यू बतानी होगी तो 2I नॉट। और ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीक वैल्यू भी हमें आ रही है नज़र जी, पीक वैल्यू क्या है, और VPP ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू है, इसमें आपने सिर्फ ऐड करना होगा। यहाँ पे खैर 0.707 वाली लाइन कौन सी है, ये RMS वैल्यू, ये आगे हमारे पास अगली टर्म आ रही है जी RMS वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू। अच्छा, रूट मीन स्केयर का वर्ड आपने इससे पहले भी सुना हुआ है, ये वर्ड हमने जब इससे पहले आपने गैसेस के लिए जब डेरिवेशन की थी प्रेशर के लिए, तो उस वक्त हमने इस टर्म को यूज़ किया था RMS वैल्यू। खैर रूट स्केयर रूट तो नहीं लिया था, लेकिन हमने मीन स्केयर वैल्यू वेलोसिटीज़ की फाइंड की थी, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे भी ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ वही इसमें जो मीन स्केयर वैल्यू है उसका आपने स्केयर रूट भी ले लेना है। द RMS वैल्यू इज़ द स्केयर रूट ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वेयर्ड फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा जी, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्स सी बात लग रही है। अब देखें इशू आएगा क्या, ये RMS वैल्यू AC में क्यों फाइंड की जाएगी। अब देखें इशू इसी चीज़ का है कि अगर आप AC वोल्टेज या करंट को सिंपली अपने वोल्ट मीटर या एम मीटर के साथ मेजर करना चाहेंगे, जो कि इससे पहले उसकी वर्किंग हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब देखें अभी अल्टरनेट कर रहा है, अब
क्लॉकवाइज के लिए हमारी नीडल राइट तरफ को जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नीडल लेफ़्ट साइड को जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, तो नीडल को तो समझ में नहीं आएगी कि उसने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। और दूसरी बात इसमें जो है वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को ऐड करें तो एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो एवरेज वैल्यू हमारे पास एसी की वो 0 आती है, क्योंकि अगर 5 एम्पेयर अप है तो -5 एम्पेयर डाउन, और दोनों की एवरेज लेंगे तो हमारे पास 0 आएगी। तो एवरेज वैल्यू तो 0 है। तो फिर अगर एसी को हमने वोल्ट मीटर या एम मीटर के साथ करना है मेजर, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और हमारे वोल्ट मीटर्स और एम मीटर्स भी आरएमएस वैल्यूज़ के लिए ही कैलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसको किस तरह काम करना होगा, अच्छा देखें, इसका एक और इंट्रोडक्शन हम देख लें। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एसी पावर दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज एन इक्विवेलेंट डीसी पावर। तो आरएमएस वैल्यू जो हमारे पास होती है, जो कि तकरीबन 70% बनती है अपनी पीक वैल्यू का, तो ये कहते हैं कि ये वही इफ़ेक्ट देती है जो कि उतने हम अगर हमारे पास डीसी होगा तो डीसी का भी सेम ही इफ़ेक्ट है। खैर आगे जब हम कैलकुलेशन पे आते हैं फिर आपको बात ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी। आपने करना क्या जी, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास ग्रीन कलर की जो वेव फॉर्म है, ये एसी का करंट है हमारे पास। अब देखें इसकी अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 आएगी। हमने क्या करना है जी, पहले इसको स्केयर करना है। स्केयर करके ये ऊपर रेड कलर की वेव फॉर्म जो आपको आई नज़र, ये आई स्केयर की वेव फॉर्म है। अब देखें आई स्केयर की वेव फॉर्म में क्या हो चुका है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी सारी पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आई स्केयर आ गया। अब ये स्केयर्ड जो फंक्शन है इसकी हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड की और उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब एवरेज वैल्यू जब हमने फाइंड की, यहाँ तक हमारे पास आ चुका है जी मीन स्केयर वैल्यू। स्केयर ले लिया, उसके बाद हमने मीन फाइंड कर ली, मीन स्केयर आ गया। उसके बाद आपने स्केयर रूट इसका लेना है, जो इसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू, और इसको मैथमेटिकली हम राइट करेंगे वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट ओवर स्केयर रूट 2 इक्वल टू 0.7 वी नॉट, या करंट के लिए हम राइट करेंगे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय स्केयर रूट 2 इक्वल टू 0.7 आई नॉट। तो ये पीक वैल्यू का 70% है आर एम एस वैल्यू। अब इस बात का ये मतलब है कि अगर आपके पास पीक वैल्यू वोल्टेज के लिए 10 वोल्ट है और करंट के लिए अगर पीक वैल्यू हमारे पास 10 एम्पेयर है, तो आरएमएस वैल्यू 70% है, जो कि हमारे पास 7 वोल्ट या 7 एम्पेयर बनती है। तो जो ऊपर मैंने लाइन यहाँ पे आपको बताई है, जो कॉन्सेप्ट की बात है, तो 70% मतलब इसका ये मतलब है कि अगर 7 वोल्ट आपके पास डीसी होगा या 7 एम्पेयर आपके पास जो है वो डीसी होगा, जितना हीटिंग इफेक्ट उसका आएगा एग्जैक्टली आरएमएस एसी साइकिल की आरएमएस वैल्यू। मतलब ये है कि 10 वोल्ट एसी हमें हीटिंग इफेक्ट कितना देगा, इसका 70% फाइंड कर लें, डीसी जितना बनता है एग्जैक्ट सेम इफेक्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी इन अ कंप्लीट साइकिल। किसी एसी की कंप्लीट साइकिल में जो इफेक्टिव वैल्यू बनती है, दिस इज कॉल्ड इट्स आरएमएस वैल्यू। तो अब से हम ऑनवर्ड हमारी जो कैलकुलेशन चलेगी एसी थ्रू रजिस्टर में, कैपेसिटर में, इंडक्टर में, फिर तीनों के कम्बिनेशन में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू हुई। जब वहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा तो अंडरस्टूड बात होगी कि हम आरएमएस वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगली टर्म आ रही है जी फेज़ ऑफ एसी। अच्छा, फेज़ का कॉन्सेप्ट भी आपने इससे पहले जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ब्रांच एक हमने देखी थी, तो उसमें हमने फेज़ का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। तो जो फेज़ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था, एग्जैक्टली फेज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड इट्स फेज़। थीटा एंगल को असल हम फेज़ कह रहे हैं। एंगल ने ही डिसाइड करना है कि इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू पॉजिटिव साइकिल के लिए या नेगेटिव साइकिल के लिए, ये सब हमें एंगल ही बताएगा। तो एंगल को ही हम यहाँ पे फेज़ कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वोल्टेज और करंट दोनों की वेव फॉर्म साइमल्टेनियसली बनाई गई है। तो 0 पे
जब एंगल 0 था तो इसकी वैल्यू भी 0 थी, जब एंगल π/2 था या 3π/2 था, इन दोनों एंगल्स पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। π/2 पे अपर मैक्सिमम है और 3π/2 पे लोअर मैक्सिमम है। इसी तरह जहाँ भी वेव फॉर्म एक्सिस को क्रॉस कर रही है वो 3 पॉइंट्स हैं, 0 पे, पाई पे और 2π पे। इन तीनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 है। अब देखें यहाँ पे एंगल को सिर्फ अगर हम देखें तो एंगल ही हमें बता देगा कि इसकी वैल्यू कितनी है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब कुछ एंगल ने ही डिसाइड करना है। तो इसका जो फेज़ होगा एसी का, उसको हम बोलेंगे जी थीटा। थीटा असल में फेज़ है। फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। अच्छा जी, जब दो हमारे पास एसी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी और दोनों को हम कंबाइंड डील कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों को डील कर रहे हैं, और दोनों में अगर फेज़ डिफरेंस है, दोनों का फेज़ डिफरेंट है, एक जैसा फेज़ नहीं है, एक पहले स्टार्ट हो गई है दूसरी बाद में आ रही है, तो यहाँ पे फिर एब्सोल्यूट फेजेस की बजाय उनका जो फेज़ डिफरेंस देखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। फिर हम दो एसी क्वांटिटीज़ अगर वो फेज़ में डिफ़र कर रही हैं तो फिर हम एब्सोल्यूट फेजेस की बात नहीं करेंगे, फिर हम फेज़ डिफरेंस की बात करेंगे। तो उसमें अंडरस्टूड बात होगी कि एक क्वांटिटी जो है वो आगे चल रही होगी, दूसरी उसको फॉलो कर रही होगी, पीछे चल रही होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा फेज़ लैग और फेज़ लीड का। पहला हमारा काम होगा कि इन दोनों में फ़ेज़ का फ़र्क है कितना, वो चीज़ हमारे पास होगी फेज़ डिफरेंस, कि इतना फेज़ का फ़र्क है। और उसके बाद किसका फेज़ ज़्यादा है, जिसका फेज़ ज़्यादा होगा वो आगे चल रही होगी, हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी लीड कर रही है, और जो पीछे चल रही होगी हम कहेंगे ये क्वांटिटी लैग कर रही है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट की अगर वेव फॉर्म देखें तो वोल्टेज की अगर बात करें, खैर वोल्टेज और करंट तो नहीं है ये, वैसे मैं अब यहाँ पे आपको बता दूँ तो ये दो वेव फॉर्म्स हैं जी। यहाँ पे एक रेड कलर में बनाई गई है, एक ब्लू कलर में है। तो खैर अभी आप रेड और ब्लू में ही देखें तो रेड कलर की जो वेव फॉर्म है ये पहले स्टार्ट हो गई थी और ब्लू कलर वाली वेव फॉर्म बाद में स्टार्ट हो रही है। तो रेड कलर वाली जो है वेव फॉर्म और ब्लू वाली में, इन दोनों में फेज़ का फ़र्क है। और कितना फेज़ का फ़र्क है जी, ये π/2 90 डिग्री फेज़ का फ़र्क है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि रेड वन इज़ लीडिंग द ब्लू वन। अब रेड वन वाली जो है वो ब्लू वाली से लीड कर रही है, और कितना लीड कर रही है, बाय एंगल π/2। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ब्लू वेव फॉर्म इज़ लैगिंग द रेड वन बाय π/2, कि ब्लू वाली रेड से लैग कर रही है या रेड वाली ब्लू को लीड कर रही है। तो ये आप टर्म भी आपने अंडरस्टैंड यहाँ पे कर लेनी है, क्योंकि आगे हमारे पास रजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में वोल्टेज और करंट, इन दोनों के लिए काम हम करेंगे। कहीं पे करंट लीड कर रहा होगा, कहीं पे वोल्टेज लीड कर रहा होगा, तो वहाँ पे हमने लैग और लीड का भी बताना होगा, और फिर दोनों में फेज़ डिफरेंस कितना है हमने ये भी बताना होगा। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो आ रही है इसमें टर्म, दैट इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी क्वांटिटी, कि अगर हमने एसी क्वांटिटीज़ को, वोल्टेज और करंट को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना हो। वेक्टर ये हैं तो नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब फेज़ डिफरेंस हमने बताना होगा, इन फेज़ आउट ऑफ फेज़ का हमने बताना होगा, तो यहाँ पे हम फिर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब किया क्या जाएगा जी, हमने एक साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करना होगा तो हमने इसका वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट करवाना है। किस तरह, अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। जो वेक्टर हमने इसके लिए यूज़ करना है, जो लाइन और वेक्टर हम यूज़ करेंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो हमें एक स्केल जो हमने चूज़ किया होगा, सर्टेन स्केल, ये पीक वैल्यू, मतलब अगर ये है कि आपके पास अगर करंट की पीक वैल्यू 10 एम्पेयर थी, तो जो वेक्टर हम इसके लिए यूज़ करेंगे, उस स्केल जो हमने चूज़ किया होगा, तो उसकी लेंथ जो हमारे पास होगी वेक्टर की, वो हमें 10 एम्पेयर बता रही होगी। और फिर हॉरिजेंटल पोजीशन में ये ज़ीरो कंसीडर जो है ना हमने मानना है कि एक्स एक्सिस पे जब ये पड़ा है, हॉरिजेंटली पड़ा है, तो उस वक्त इसकी वैल्यू ज़ीरो है। जैसे जैसे इसने अपनी एंटी क्लॉकवाइज मोशन स्टार्ट की है, वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड फेज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। और फिर इसको रोटेट जब करवाना है, अंडरस्टूड इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि हमारी एसी क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, जो कि बैक एंड पे जहाँ पे ये एसी क्वांटिटी जनरेट हो रही है, वहाँ पे उस कॉइल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, इसकी भी वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट दोनों के लिए यहाँ पे फेजर्स बनाए गए हैं। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे फेजर का वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि वेक्टर जब एसी क्वांटिटी के लिए वेक्टर्स बनाए जाते हैं तो उनको फेजर भी बोला जाता है। तो आई और वी के लिए फेजर बनाए गए हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है, और कितना लीड कर रहा है, बाय एंगल फाई यहाँ पे राइट किया गया है जी। अब अगर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जाएगा तो अगर दोनों को किसी भी इंस्टेंट पे देखा जाए, यही हमारे पास फेज डिफरेंस आ रहा है जो कि फाई का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जी हाँ जी वोल्टेज इज़ लीडिंग द करंट बाय एंगल फाई, या इसको इस तरह भी राइट करेंगे कि द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल फाई। अच्छा, इससे पहले हमने ग्राफिकली फेज डिफरेंस को बताया, और अगर हमने वेक्टोरली फेज डिफरेंस को बताना होगा तो हम फिर इनके लिए लाइंस ड्रा करेंगे, इस तरह यहाँ पे फेज डिफरेंस बताया जाएगा। अच्छा, अब ऑनवर्ड इससे आगे हमने ग्राफिकल वेवफॉर्म्स भी बनाने हैं और फेजर्स भी बनाने हैं। तो फेजर्स हमें फेज डिफरेंस का बताएंगे, लैग का और लीड का। यहाँ फेजर्स को डील करना आसान होगा क्योंकि कहीं भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करके पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना जो है ना वो हम करेंगे, साइन कॉज और टेन की रेशियोज भी अप्लाई करेंगे, तो फिर फेजर्स को डील करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। लास्ट में जी एसी सर्किट्स, ये आगे हमारे जो टॉपिक्स आने हैं उससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। एसी सर्किट्स, अब देखें एसी जितने भी आपको अपने घर में, बाहर कहीं, किसी भी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में, कॉलेज में आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, जितने भी अप्लाइंसेस आपको नज़र आ रही हैं एसी पे चलने वाली, तो आप देखेंगे बेसिकली ये इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं। बेसिक एलिमेंट्स 3 हैं एसी जो ये हमारे सर्किट्स हैं। एक है जी रजिस्टर, और सेकंड है कैपेसिटर, थर्ड इंडक्टर। अब कैपेसिटर और इंडक्टर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और हमने डीसी में इनका इस्तेमाल कहीं नहीं देखा। डीसी करंट में हमने सिर्फ रजिस्टर को ही डील किया था, लेकिन अब हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर भी आ रहे हैं। ये दोनों एसी सर्किट के बेसिक एलिमेंट्स में, और रजिस्टर भी आएगा। अब आप इस चीज़ को शायद सोच रहे होंगे कि इन तीनों का क्या काम है। तो डीसी को अगर हम जो है ना वो उस वक्त सोचें तो डीसी में रजिस्टर का जो काम था वो करंट कंट्रोल करता था, I = V/R। तो R की वैल्यू को कंट्रोल करके हम करंट कंट्रोल कर सकते थे। एग्जैक्टली इसी तरह ये तीनों रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर एसी में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे। किस तरह कंट्रोल करेंगे ये खैर हम 1 by 1 देखेंगे। द करंट इन एसी सर्किट्स इज़ कंट्रोल्ड बाय दीज एलिमेंट्स, और फिर इनका रिस्पांस डिफरेंट होगा। यही हमारा खैर आगे का काम होगा कि रजिस्टर एसी को ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरह ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क है। फिर कैपेसिटर जो ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो ऑपोजिशन किस तरह प्रोवाइड कर रहा है, और फिर उसकी जो ऑपोजिशन है उसका इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फिर इंडक्टर जो है वो ऑपोजिशन किस तरह प्रोवाइड कर रहा है। और इंडक्टर में अगर, और कैपेसिटर की ऑपोजिशन और इंडक्टर की ऑपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो उससे देखें, इससे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं क्योंकि डीसी था तो उसमें फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से कैपेसिटर पे या इंडक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो खैर इंशाल्लाह इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो ज़रा डिटेल में मैंने कुछ बातें बताई हैं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।